सीएम धामी ने चयनित सुपरवाइजर को दिए नियुक्ति पत्र। 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हुआ है चयन। मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने गोवा रवाना हुए खिलाड़ी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को किया फ्लैग ऑफ। राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की दी बधाई। उत्तराखंड में बढ़ने लगी ठंड। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। 2 डिग्री तक नीचे गिर सकता है पारा। राजधानी से दिल्ली सप्लाई की गई नकली दवाई। 3 मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। 20 लाख की गोलियां और कैप्सूल जब्त। नमस्कार, मैं हूं उदय और देवभूमि लाइव आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां सीएम धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को आज सुपरवाइजर के पद पर जो उनका चयन हुआ है, उनको नियुक्ति हुई है, उसके आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जिन्होंने लगातार पिछले विगत कई वर्षों से आप सबकी बहन के रूप में, आप सबकी दीदी के रूप में, छोटी बहन, बड़ी बहन के रूप में लगातार इस विभाग को और आप सबसे संपूर्ण आत्मीयता के साथ जुड़कर काम किया है। इसी हमारी विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी और हमारे सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री हरीशचंद्र सेमवाल जी, श्री प्रशांत जी एवं महिला बाल विकास एवं इस विभाग के सभी आए हुए अधिकारीगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी सभी उपस्थित हमारी सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर बनी हुई और आप सबके साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारी सभी बहनें, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज बहुत ही शुभ दिन है और ऐसे शुभ दिन पर ये काम हो रहा है कि आज अष्टमी का दिन है और आप सभी को मैं दुर्गा अष्टमी की आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और ये आज कितना सुंदर अवसर है कि शारदीय नवरात्र की दुर्गा अष्टमी के दिन आज आप सभी को 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर के पद पर आज नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान करने का सौभाग्य भी, और दुर्गाष्टमी का दिन है और दुर्गाष्टमी में भी नवरात्र के दिनों में, और जिनके बारे में अभी रेखा जी ने कहा कि साक्षात सभी दुर्गा बैठी हुई हैं, सभी शक्ति स्वरूपा बैठी हुई हैं, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे भी और ऐसे शुभ दिन में आप सब लोग, अब ये कार्यक्रम पहले कहीं इधर होता कहीं उधर होता, तो मुझे भी और रेखा जी को भी, इन सबको भी वहीं आना पड़ता जहां कार्यक्रम होता। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इसी परिसर में मैं रहता हूं और इसी परिसर में आप सबके चरण पड़े हैं। तो है, वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और जहाँ नारियों का वास होता है या उनका सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और दुर्गाष्टमी पर इस तरह की देवी उपासना का इससे और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता
इसके लिए मैं आज का दिन चयन करने के लिए भी, नवरात्रों का चयन करने के लिए भी रेखा जी से, जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब नियुक्ति पत्र देने वाली हैं, कब नियुक्ति पत्र देने वाली हैं, तो इन्होंने ये शुभ दिन चुने, इसके लिए मैं रेखा जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बधाई देता हूं। और मैं भगवती की स्वरूप अपनी सभी बहनों को नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो भूमिका है समाज में बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी के आदेश अनुसार जिन पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी प्रबंधन का बेहतर अनुभव है, उन्हें चुनाव प्रबंधन के लिए चुनावी प्रदेशों में भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनावी प्रबंधन की दिशा से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नज़दीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं दूसरी ओर सियासी दल भी कार्यक्रमों के जरिए अपने अपने दिग्गजों को नेतृत्व सौंपकर मतदाताओं के दिलों में अपने वर्चस्व को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में लक्सर के खंड विकास कार्यालय परिसर में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी से कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्षेत्रवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि सरकार के नेतृत्व में गरीब कल्याण के मेले सफल साबित हुए हैं। कल्याण के जो हमारे ये मेले हैं बहुत ही सफलतम है। आज लक्सर में करोड़ों रुपए की बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ और आज बहुत सारे लोगों को, बहनों को उनके घर की चाबी मिली है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज सारे के सारे गांव आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये लक्सर में जब आप खड़े होते हैं, चारों तरफ जिधर आप देखते हैं उधर ही उधर विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा हर क्षेत्र में काम हो रहा है और जहां काम नहीं पहुंचा होगा वहां भी विकास की गंगा को। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के तत्वाधान में डुंडा प्रखंड के मंजीरा देवी आयुर्वेदिक कॉलेज हिटाणु में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान ने इस शिविर का शुभारंभ करते हुए विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। सचिव राणा ने न्याय चला निर्धन की ओर थीम की जानकारी देते हुए कहा कि विधिक सहायता के लिए आमजन अपनी समस्या एक कागज के माध्यम से भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की। मेडिकल कॉलेज में आज जिला विधिक शिविर था। इसमें हमारे सीनियर जज
सिविल एवं सचिव महोदय द्वारा यहाँ के विद्यार्थी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे जो है आयुर्वेदिक में जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी उपस्थित लोग थे उनको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हमारे तहसील के हमारे ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के, कृषि विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे और शिविर जो है अच्छा ढंग से संपन्न हुआ है और मैडम द्वारा सबको विधिक कानून की जानकारी दी गई है। धन्यवाद। सिविल जज यहाँ पर पधारी है, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक क्षेत्र हित के लिए जो आज बहुउद्देशीय शिविर लगा है, तमाम जो क्षेत्रवासी हैं उनको इसका लाभ मिलता है। और इसका लाभ जब सरकार जब कोई योजना बनाती है, जब तक ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ न पहुंचे तब तक उसका कोई मकसद नहीं रहता। तो इसका उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति का विकास और योजनाओं, जब इस तरह के शिविर लगते हैं तो उन योजनाओं के माध्यम से जो गाँव वालों को इसकी जानकारी होती है। और आज क्राइम का भी आप देख रहे हैं परचम पूरे देश के अंदर। तो क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकने के लिए भी एक इस तरह के शिविर लगते हैं कि ताकि हमारे लोग अपराध न करें, अपराध की जानकारी है, कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर पहले हमें यकीन हो जाए कि हमें इसके बाद भाई जो हमारे नियम कानून है वो क्या है, नियम कानून की जानकारी होनी जरूरी है। और अन्य क्षेत्रों के जो विकास कार्य हैं उनको भी जानने के बाद जनता को उसका लाभ मिलता है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त मंगलूर के नसीरपुर अफजलपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया। ग्रामीणों ने सीएमओ को गांव की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। इस दौरान डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि शासन के निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनें और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें या उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराएं। साथ ही उन्होंने डेंगू और संदिग्ध बुखार को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया है, जिससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। से एक सबको जिला स्तरीय अधिकारियों का निर्देश है कि गांव में जाकर के आप जो भी जनता की एक चौपाल की तरह से करें और वहाँ उनकी समस्याएं सुनें, जिससे जितनी समस्याएं यहाँ निराकरण हो सकती हैं यहाँ करें, बाकी जो जिस विभाग संबंधित हैं उन्हें आप वहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा एक रहा, पंचायत भवन में हमने बैठ के यहाँ भी सबसे समस्याएँ सुनी। तो मोस्टली समस्या तो जैसे हमारे, मैं अपने स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो ये है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है और एक सबने मांग करी है कि यहाँ पे एक केंद्र खुलना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सितारगंज से खटीमा जा रहे एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। जान गंवाने वाले इस्लाम नगर निवासी जाहिर और पुत्र अमन है, जो खटीमा से अमरिया जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की झपकी लगने से यह हादसा हुआ है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आज लगभग 9 बजे के करीब सितारगंज से खटीमा की तरफ एक टैंकर आ रहा था, तो शायद उसको नींद आ गई, इसकी वजह से वो जो रोड के किनारे जो पिलर होता है उससे टकराया और फिर वो अनियंत्रित हो गया। तो इसमें जो खटीमा से सितारगंज की तरफ बाइक में 2 लोग जा रहे थे, तो टैंकर ने उन पर टक्कर मार दी, तो जिनको फिर पुलिस के द्वारा और जो लोकल पब्लिक है उनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जो खटीमा है वहाँ पे भर्ती कराया गया। तो डॉक्टर्स के द्वारा उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पे पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई चल रही है और जो टैंकर चालक है उसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य टीम भेज दी गई है। कार्रवाई हो रही है और लगातार जो ओवर स्पीड है और उनमें हम चालान भी करते रहते हैं और अगर कोई इस टाइप की ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। डोईवाला चौक बाजार में किसानों की सिंचाई के लिए जाने वाले नहर में कबाड़ फंसने से, नहर के बंद होने से नहर का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे बाजार में कई व्यापारियों की दुकानों के आगे पानी भर गया। कई व्यापारियों की दुकानों के आगे रखा हुआ सामान भी भीग गया है, जिस कारण व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि सूचना मिलते ही डोईवाला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नहर में फंसे कबाड़ को निकालकर नहर के पानी को सुचारू कर दिया।
नगर पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर सफाई होनी चाहिए। जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं वहाँ पर एक जाल लगाना चाहिए, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ रहा है। त्योहार के मद्देनजर बाजार में जो है लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, उसकी सुविधा को देखते हैं निरंतर सफाई होनी चाहिए। और जहाँ पर नालियाँ चौक होती हैं वहाँ पर जो है जाल लगाकर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पूरी नगर पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर खुली नालियों का जो है जो लोग वहाँ पर खुला कूड़ा देखते हैं, खुला कूड़ा गिरते हैं, उनकी सफाई के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आज सुबह के टाइम पे जो किसानों ने अचानक जो पानी बांधा है नाली में, उसकी वजह से जो है कबाड़ बहुत ही ज़्यादा ये नालियों में फंस गया था, जिसमें जो है कर्मचारी, आज इतवार का दिन छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी जो है बाज़ार की जो स्थिति खराब हुई है उसको देखते हुए कर्मचारी को तुरंत जो है आवश्यक कार्य के लिए यहाँ पर बुलाया गया और ये नालियों की जो है सफाई वगैरह ये सारी कराई गई। नवरात्रों के दिनों में सभी जगहों पर रामलीलाओं की धूम है। हरिद्वार की चुला जेल में भी अपनी तरह की अनूठी रामलीला चल रही है। यहाँ के कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। खास बात यह है कि इस रामलीला में हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी बंदी भाई मिलके आपस में 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जब से यहाँ पर सर आए हैं तब से ही रामलीला का मंचन आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मुझे 3रा साल हो गया है राम का किरदार करते हुए। हमको सर ऐसा फील होता है कि हम भगवान के रूप में आ गए हैं एक तरीके से। हमको ऐसा लगता ही नहीं हम जेल में हैं, हमको लग रहा है हम बाहर कहीं अच्छे ग्राउंड पे, लेवल पे, अच्छे उस पे मंचन पे कहीं वो कर रहे हैं प्रदर्शन। और रामलीला के मंचन से बहुत लोगों में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग देखते हैं राम का किरदार, लक्ष्मण का किरदार, उनके स्वभाव को देखते हुए लोग बाग में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। अपने स्वभाव को हम खुद बदलते हैं और बाहर जाकर ऐसी गलतियाँ ना हो। नवरात्रि के शारदीय नवरात्र में ही रामलीला का आयोजन होता है, तो निश्चित रूप से पूरा माहौल जो है एक राममय हो जाता है। लोग बहुत चाव से, बहुत तल्लीनता से और बहुत शांति से जो है पूरी रामलीला देखते हैं और यहाँ एक सांप्रदायिक सद्भाव का जो है वातावरण निर्मित होता है। कोई ऐसा किसी धर्म का ऐसा नहीं है कि जो रामलीला में प्रतिभाग नहीं करो। इसमें जो हमारे कलाकार हैं वो सभी धर्मों के कलाकार हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। इनका सामूहिक सहयोग जो है हमें रामलीला के आयोजन में प्राप्त होता है। कई कलाकार हमारे रामलीला हो रही है ताकि जितने भी कैदी है सबको सीख मिले कि जेल से निकल के हम राम बन जाएं, लक्ष्मण बन जाएं, भरत बन जाएं, शत्रुघ्न बन जाएं। और बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है। और मैंने देखा, मैं समझता हूं कि पूरे हरिद्वार में अगर मुझे कोई पूछेगा मैं कहूँगा सबसे सुंदर रामलीला जो है जेल में हो रही है। भाई रामलीला का मकसद जो है यही है कि आपको जब बाहर निकलेंगे राम बन के निकलना है। जो आपकी चोरियां करने की वृत्ति है, जो क्राइम जो आपने किया उसको छोड़ दो, अब आप राम बनो, लक्ष्मण बनो, ऐसे उनको। मसूरी में स्थानीय लोगों ने विकास प्राधिकरण पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग के अधिकारी रसूखदार लोगों को छोड़ देते हैं और अगर कोई गरीब आदमी अपना एक मकान, एक कमरा भी बना देता है तो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काम रुकवा देते हैं, जिससे परेशान होकर लोगों ने विकास प्राधिकरण अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने चंपावत विधानसभा का दौरा किया, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई राजनीतिक दलों ने धामी की पत्नी के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने सीएम धामी की पत्नी के दौरे पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी सीएम धामी की पत्नी के दौरे पर आपत्ति जताई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विमला मेहरा का कहना है कि सीएम धामी की पत्नी किसी भी पद पर नहीं है, इसके बावजूद उनके द्वारा सरकारी योजनाओं को उद्घाटन और सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रोटोकॉल के सरेआम उल्लंघन है। और विमला मेहरा ने आगे कहा कि सीएम धामी की पत्नी सत्ता का इस्तेमाल करके टूरिस्ट की तरह आई थी, उनके दौरे से जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ। जनता ये देख रही है कि हमारे लिए तो कुछ ऐसी नई योजना या हमारे हित में कोई कार्य उनकी मिसेज द्वारा नहीं किया गया, न ही वो किसी पद में थी और आई होंगी अपना टूरिस्ट बन के आई कि जनता के हित में तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, ना ही कोई घोषणा की कि आगे कोई ऐसा होगा। अपने हिसाब से उन्होंने जो ऊपर से थोड़ी बहुत दिया होगा, चेक वेक बांटे होंगे तो वो चीज़ अलग है।
प्रोटोकॉल नहीं बनता है उनका, लेकिन अभी उनकी सरकार है, वो तो कुछ भी रात को दिन भी बना सकते हैं, दिन को रात भी बना सकते हैं। किच्चा में अवैध कॉलोनी बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर ने बिना प्रशासनिक अनुमति के कॉलोनी का निर्माण किया है, साथ ही आम लोगों से लाखों रुपए लेकर ठगने का काम किया है। नगर के रुद्रपुर मार्ग नेशनल हाईवे किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। टोल प्लाजा के निकट काटी गई अवैध कॉलोनी में सरकारी चक रोड पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए प्लॉटिंग की जा रही है। नियम अनुसार टोल प्लाजा के पास 300 मीटर के दायरे में अवैध कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते खुलेआम देवरिया टोल प्लाजा पुलिस चौकी के पीछे अवैध कॉलोनी काटी गई है। बहुत कम कॉलोनियां ऐसी हैं जो रेरा से अप्रूव्ड हैं और इतना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। वहाँ सड़कें हैं नहीं, पानी की योजना है नहीं, बिजली है नहीं, सारे लोग परेशान हैं। मैं बरसातों के दिनों में यहाँ देखो तो सारा दिन कॉलोनियों के लोग आते थे। अभी मैंने गांव का दौरा कर रहा हूँ, अभी मैंने 40% भी नहीं किया है, दोबारा से शुरू किया है। पिछली बार साल पूरा एक एक गांव घूमा था, अब दोबारा घूम रहा हूँ। तो सब जगह पे कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और लोग जो है रोते हैं, सब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो विधायक या कोई कहाँ से लेके आएगा? तो ये इन कॉलोनियों के मामले को लेकर मैं गंभीर हूँ। जिला प्रशासन से बातचीत करूँगा, कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्ती करे सरकार, जिला प्रशासन। और अगर जिला प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो मैं हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका प्रस्तुत कर। प्रदेश में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला लक्सर के ऋषिकेश से सामने आया है, जहां ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जहां यूपी मुजफ्फरनगर निवासी से आरोपी व्यक्ति ने प्रतिष्ठित पत्रकार और कैंसर रोगी बनकर इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे। पीड़ित ने पैसे मांगे तो आरोपी ने पीड़ित की नौकरी एम्स में लगवाने का झांसा दिया और एम्स की ईमेल आईडी से पीड़ित को नौकरी लगने के संबंध में मेल भी भेजे, जो फर्जी निकले। जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत डीजीपी से की है। साथ ही पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। कंपनी में एमआर हूं और मेरा जो है ना दवाई वितरण को लेकर के लक्सर में आना जाना लगा रहता है। इसी सिलसिले में जब मैं लक्सर आता था तो मेरा परिचय जो है ना अनिल त्यागी पत्रकार से हुआ। उसने मेरे से पहले अपनी बीमारी का हवाला दे करके, उसके बाद धीरे धीरे उसने जो है ना मेरे से 4 लाख एक बार, 3 लाख एक बार और 3 लाख एक बार करके 10 लाख रुपए जब ले लिए और जब लौटाने का समय आया तो उन्होंने पैसा लौटाने की बजाय मुझे प्रलोभन दिया कि मैं आपके बेटे की एम्स ऋषिकेश में नौकरी लगवा दूंगा। और उसके बाद जब पैसा नहीं लौटाया तो अब आज करके मेरे को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। अनिल त्यागी नाम के जो पत्रकार हैं लक्सर में 10 लाख रुपए लिए। पहले बताया कि मैं कैंसर का बीमार हूं, मुझे अपना इलाज कराना है, साहब मेरी मदद करो। इन्होंने आशीर्वाद नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उनके सामने इनको 4 लाख एक बार, 3 लाख एक बार, 3 लाख एक बार दिए। इन 10 लाख रुपए की एक नोटेरी 100 रुपए के स्टाम्प पे रसीद बना के अनिल त्यागी ने इनको दी। बाद में कहा कि साहब मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ 10 लाख रुपए, मैं तुम्हारे बेटे की एम्स में नौकरी लगवा दूंगा। तब ये लोग एम्स में पहुंचे तो एम्स वालों ने कहा कि ईमेल हमारी नहीं है, सब फर्जी हैं, हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं, कोई नियुक्ति नहीं, हम किसी अनिल त्यागी को नहीं जानते हैं। तब इनको पता लगा कि मैं 10 लाख रुपए की मेरे साथ ठगी कर ली गई है। इनका मैंने मामला उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।